हो गया। देखिए मुगल एम्पायर, पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मुगल साम्राज्य को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है मुगल, ठीक है, तो जिसमें मेन मुगल शासक आएंगे, और एक लेटर या उत्तर मुगल। ठीक, ये एक सिंपल सी बात है जिसको आपको याद रखना है। अब मुख्य शासक, देखो आप लोग एक चीज और ध्यान रखो, पढ़ते टाइम ये नहीं सोचना है कि हमने कुछ सुना ही नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये सब नहीं सुना है, बट टेंथ के लेवल तक भी कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी होती हैं, एटलीस्ट हमने नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं, शुरू में चीजें थोड़ी सी नई नई लगती हैं लेकिन धीरे धीरे। तो एक कौन है मुख्य मुगल शासक में? सबसे पहले बाबर। और बाबर कौन? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक। कौन है? फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का ये संस्थापक था। ठीक है, फिर बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, इनका बेटा। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन? अकबर। ठीक है, तो अकबर आए, और अकबर के बाद कौन? तो इनका बेटा जहांगीर आया। और जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। और इसके बाद लास्ट जो था वो औरंगजेब। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो छह शासक हैं, सिक्स रूलर जो है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कनेक्ट करने का अच्छा तरीका क्या है? बाबर का बेटा हुमायूं, फिर इसके बाद अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, फिर इसके बाद शाहजहां, और इनका बेटा औरंगजेब। तो दो दो के क्रम में याद रख लो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, लिखो नहीं, सब है आपके नोट्स में, बस आप समझने की कोशिश करना है आपको अच्छे से। तो ये जो मेन मुगल हैं, ये कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 1526 से 1707 तक। तो 1526 में, अब इससे पहले क्या चल रहा है 1526 में? तो 1526 तक, 1206 से 1526 तक अगर हम जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत है। क्या है? कब से? 1206 से 1526 तक। ये कौन सी सल्तनत है? दिल्ली सल्तनत। तो ये आप याद रखिएगा कि ये दिल्ली सल्तनत थी। अब दिल्ली सल्तनत के ही रिप्लेसमेंट में कौन सा रूल शुरू होगा भारत में? मुगल एम्पायर शुरू होगा। और मुगल एम्पायर को या मुगल साम्राज्य को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा मुख्य मुगल या मेन मुगल वाला, और एक पार्ट होगा लेटर मुगल या उत्तर मुगल। इसका जो टेन्योर रहेगा, ठीक है, तो 1707 से 1857। और हम सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर थे, और इनको हटा दिया जाता है, और इसके बाद अंग्रेज पूरे तरीके से प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने का अच्छा तरीका क्या है कि बहादुर शाह फर्स्ट से ये शुरू होगा, और बहादुर शाह सेकंड पर, सेकंड जो थे वो कौन थे? जफर। इन पर ये समाप्त हो जाएगा। तो बहादुर से शुरू, बहादुर पर खत्म। कौन सा वाला? उत्तर मुगल वाला, लेटर मुगल वाला जो पीरियड है। यानी ओवरऑल मुगल भारत में कब से कब तक है? 1526 से 1857 तक मुगलों ने लगभग कितने समय, 300 से अधिक साल हो गए, तो 300 से अधिक ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, मुख्य जो इनका शासन है जहां ये बहुत शक्तिशाली थे, तो वो था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक का ये टेन्योर था। इनको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब जैसे समझो, जहांगीर का एक नाम है सलीम। तो आपसे प्रीलिम्स में इतना सरल क्वेश्चन भी पूछ लिया कि सलीम किसके बेटे थे, या सलीम के पिता का नाम क्या था?
ठीक है। तो अकबर और अकबर की जो पत्नी थी, इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो जब ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए, किसके, शेख सलीम चिश्ती, और जब शेख सलीम चिश्ती ने इन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक एप्पल सेब दिया था, आ जाइए, और उसके बाद किसका जन्म हुआ, सलीम का। तो इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, सलीम। किसके नाम पर, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनको सलीम जो है वो नाम दे दिया गया था। किसको नाम दे दिया गया, सलीम, जहांगीर को। इसके अलावा जहांगीर को अकबर क्या कहते थे, वेरी गुड, तो शेखू बाबा, क्योंकि शेख साहब के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ, तो क्या कहलाए ये, शेखू बाबा, सलीम या जहांगीर। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। तो बहुत सरल सरल से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान, ठीक है। तो ये तो हुई बात एक क्रोनोलॉजी की जो आपको याद रखना है मुगल साम्राज्य में। जल्दी बता दीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसके बाद उत्तर मुगल या लेटर मुगल आएंगे। तो लेटर मुगल में कौन, तो कहां से शुरू होगा ये, 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये शासक बनेंगे, और बहादुर शाह सेकंड जफर पर जाकर मुगलों का जो कंप्लीट साम्राज्य था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। अब बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति या 1857 रिवॉल्ट के समय कौन सा मुगल शासक था, तो कौन थे, बहादुर शाह सेकंड जफर थे। ठीक है, ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन थे, बहादुर शाह सेकंड जफर थे। चले आगे, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को। अब देखिए बाबर कहां से आया, ठीक है, तो काबुल अफगानिस्तान से आया, और बाद में इसकी इच्छा थी कि मेरा टॉम्ब या मकबरा कहाँ बनाया जाए, काबुल अफगानिस्तान में बनाया जाए। तो बाबर का जो मकबरा था वो कहाँ बना दिया गया। ठीक है, इनिशियली क्या होता है बेटा, बाबर का जो मकबरा था ये आगरा के आराम बाग में बनाया गया। कहाँ, आगरा आराम बाग में। उसके बाद इसकी इच्छा अनुसार इसको निकाला गया कब्र से, और कहाँ जाके दफना दिया गया, काबुल में। तो इन 6 मुगल शासकों के मकबरे या टॉम्ब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि किसका मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, कौन से मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत के बाहर हैं। ठीक है, तो आउटसाइड द इंडिया कौन से ऐसे मुगल रूलर हैं जिनके मकबरे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए बाबर का काबुल में हो गया, अब काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में, तो इंडिया के बाहर हो गया ये एक। हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये तो सबको पता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये दिल्ली हो गया। अकबर, तो बेटा अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा नियर आगरा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कहाँ है सिकंदरा, लेकिन सिकंदरा कहाँ है, तो आगरा के पास है। ये भी इंडिया में हो गया। जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ है, लाहौर, और लाहौर में कौन सी जगह है, शहादरा। ठीक है, लाहौर में शहादरा। अब लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है, यानी कि ये बाबर और जहांगीर इनके मकबरे कहाँ हो गए, भारत के अब शाहजहां को तो आप सब जानते हो कि शाहजहां ने क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। तो क्या करेंगे, इनका मकबरा कहाँ होगा, आगरा, और आगरा में कौन सा, ताजमहल। ठीक है। और औरंगजेब, इसको ऐसे याद रख लो, औरंगाबाद। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है। तो ये हो गया औरंगजेब का, कौन सी जगह हो गया ये, औरंगाबाद में।
चलो कनेक्ट कर लेते हैं। बाबर काबुल से आया, काबुल चला गया, एक। बाबर के बाद हुमायूं, दिल्ली, सब जानते हैं हुमायूं का मकबरा जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है। और सुना भी, अच्छा भोपाल में भी एक हुमायूं का मकबरा है, सुना है आप लोगों ने? अच्छा पीपल्स मॉल कितने लोगों ने देखा? देखा है? एक, दो, बस, तीन, चार देखा। पीपल्स मॉल में देखा आपने एक हुमायूं का मकबरा बना है? अच्छा वहां ताजमहल भी बना है? नहीं देखा। और क्या बना है? एफिल टावर भी है। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, तो वो कुछ कुछ चीजें करके ऐसे उन्होंने बनाए। लेकिन ध्यान रखना है, आंसर नहीं करना कि भाई हुमायूं का मकबरा भोपाल का पीपल्स मॉल। वो सिर्फ कैसा बनाया गया है कि उनकी कॉपी बनाई गई है एक तरीके से उस जैसा। ठीक है, लेकिन आपको आंसर क्या करना है कि, ठीक है, तो कौन सा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हाँ, ताजमहल आगरा में है, लेकिन एक भोपाल में भी ताजमहल है। पीपल्स मॉल में भी है, वो तो ठीक है, वो नहीं है, लेकिन एक ताजमहल भोपाल में भी है। कहाँ है? देखा है भोपाल में ताजमहल आप लोगों ने किसी ने? मोती मस्जिद देखी? अच्छा मोती मस्जिद नहीं, सॉरी, ताजुल मस्जिद तो सुनी होगी। एशिया की सबसे बड़ी सिटिंग कैपेसिटी वाली मस्जिद है, सबसे ज्यादा बैठक क्षमता वाली। ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद के जस्ट पहले हम जब शाहजहानाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ तीन रास्ते आते हैं। एक ऊपर चला जाता है जो ताजमहल की तरफ जाता है, एक लेफ्ट में अगर हम लेंगे तो ताजुल मस्जिद की तरफ, और राइट में जाएंगे तो शाहजहानाबाद के अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ कॉर्नर पर जो बना हुआ है बेटा, अब इसको मध्य प्रदेश सरकार संरक्षित भी कर रही है, तो ये है भोपाल का ताजमहल। और ताजमहल है तो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। बस भोपाल के ताजमहल में हमें इतना याद रखना है कि शाहजहां बेगम, क्योंकि भोपाल में बेगमों का शासन था। तो जो भोपाल का ताजमहल है, किसकी बात कर रहे हैं हम? भोपाल का ताजमहल। तो भोपाल का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां तो है, बस इनमें बेगम लगा दीजिए। अच्छा, आपको बस ये याद रखना है कि जहां ताज हो वहां शाहजहां है। भोपाल का ताज महल, ताज, तो शाहजहां, बस बेगम आ गया। जैसे भोपाल में एक कौन सी मस्जिद है? ताजुल मस्जिद, इसमें भी क्या आया? ताज। तो भोपाल की ताजुल मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां बेगम ने। ये दोनों क्वेश्चन आपके एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, बट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। आप तो बस इतना कनेक्ट करो कि ताज शाहजहां है। अब ताज मतलब ताजमहल आगरा वाला, तो मुगल शासक शाहजहां। और अगर भोपाल में है तो भोपाल में किसका रूल था? बेगमों का शासन था। तो भोपाल का जो ताजमहल और ताजुल मस्जिद है, ये किसने बनवाई है? शाहजहां बेगम ने बनवाई है। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, सो प्लीज अच्छे से इनको ध्यान रख लीजिएगा। आप कहीं नोट डाउन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली। अब हुमायूं के बाद हम अकबर आए, तो अकबर का कहाँ? आगरा के पास सिकंदरा में। फिर इनके बेटे जहांगीर आए तो जहांगीर चले गए लाहौर, शहादरा। सिकंदरा नहीं। अच्छा सिकंदरा और शहादरा मिक्स हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, शहादरा लाहौर और सिकंदरा आगरा। फिर इसके बाद शाहजहां, तो ताजमहल है ही, ताजमहल है तो आगरा है। बेसिकली आपको पता होगा कि शाहजहां जो थे, इन्होंने अपनी पत्नी, क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, फेमस इस नाम से नहीं थी, मुमताज, ये सुना होगा सबने। ठीक है, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया। ठीक है, तो ये जो मुमताज थी, कौन थी बेटा? मुमताज महल। इन्हें किस नाम से जानते थे? मुमताज महल के नाम से जानते थे। अच्छा, इनके साथ भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। इनकी डेथ कहाँ हुई? तो मुमताज महल, फिर मध्य प्रदेश आ गया आपका, तो मुमताज महल की डेथ हुई है, तो इनकी डेथ हुई थी बेटा बुरहानपुर में। कहाँ? बुरहानपुर। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मुमताज की शुरुआती कब्र कहाँ पर थी? तो बुरहानपुर में इनकी डेथ हुई। अब जहां डेथ होगी वहीं कब्र खोदेंगे, तो ये यहाँ पर इनकी डेथ हो गई। फिर बाद में इनके पति को लगा अपनी पत्नी को अमर करना है, तो इनने क्या किया,
यहां से इनकी कब्र से उखड़वाया इन्हें और कहाँ ले जाके दफना दिया, ताजमहल में। और इनके पति यानी कि शाहजहां, इन दोनों के मकबरे जो हैं इसी ताजमहल में हैं। इसीलिए क्या है, शाहजहां और मुमताज महल दोनों का मकबरा आगरा का ताजमहल। क्लियर हो गया। ये आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। ठीक है। और इसके बाद आखिरी शासक आता है मेन मुगल का, औरंगजेब। तो औरंगजेब को आपको ध्यान रखना है कि औरंग से औरंगाबाद, तो इसका मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। सरल सरल सी बातें जल्दी से बता दो आप लोग। बाबर शुरू में कहाँ दफनाया, आगरा के आराम बाग में। बहुत युद्ध किए बाबर ने, थक गया बेचारा, तो आगरा के आराम बाग में आराम किया। फिर कहाँ भेज दिया, काबुल। फिर इसके बाद हुमायूं दिल्ली, फिर अकबर सिकंदरा, फिर जहांगीर कहाँ, शहादरा लाहौर। और फिर कौन है, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां कहाँ, आगरा ताजमहल। और उसके बाद लास्ट औरंगजेब। औरंगजेब कहाँ, औरंगाबाद। ठीक है। तो इनके मकबरे आपको ध्यान रखना है। अब इसी से हमने कनेक्ट कराया, एक आपको कराया ताजमहल। तो जो ताजमहल आगरा में है वो तो बनवाया शाहजहां ने, लेकिन जो भोपाल में ताजमहल है वो किसने, शाहजहां। तो यहाँ भी है, तो ताज जहां जहां आए शाहजहां के सिर पे ही बिठाइए उसे, तो शाहजहां बेगम। इसी तरीके से ताजुल मस्जिद। ठीक है। तो मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी है, सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद जो है वो कौन सी है आपकी, ताजुल मस्जिद है। आपको पता है, आप लोग कभी भोपाल आए फ्लाइट से, आप में से किसी ने, आप जब भोपाल आएंगे ना फ्लाइट से तो आपको ताजुल मस्जिद दिखती है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बड़ी है, मतलब एकदम प्रॉपर दिखाई देती है। और ताजुल मस्जिद दिखती है, उसके बाद एयरपोर्ट आ जाता है थोड़े आगे जाके, तो आपको समझ में आता है हाँ भोपाल आ गया। बाकी तो लाइट लाइट दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखता, ये दिखाई देती है एकदम बढ़िया क्लियर कट दिखाई देती है। ठीक है। तो ये 6 मुगल शासक थे। लेटर मुगल की स्थिति क्या है, उत्तर मुगल की, तो बहादुर शाह फर्स्ट कहां से शुरू हो रहे हैं, बीएस मतलब भारत स्टेज नहीं है ये, कौन है, बहादुर शाह फर्स्ट से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, बहादुर शाह सेकंड पर खत्म हो गया। ठीक है। इतना कनेक्ट हो जाएगा आपको अच्छे से। अब इनसे संबंधित कुछ किताबें भी बड़ी आसान होती हैं और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब जैसे बाबर थे, तो बाबर ने अपनी जीवनी, जीवनी मतलब आत्मकथा, आत्मकथा, देखो याद रखिएगा, एक होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी, दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है। देखो समझिएगा अच्छे से, क्या एक क्या है बायोग्राफी, एक क्या है, देखो ऑटो जब भी आए, चलाने वाला नहीं, सेल्फ। ठीक है। मतलब खुद के द्वारा, हिंदी शब्द लिखें तो ज्यादा आसान हो जाता, आत्म, आत्मा की कथा है, अपनी खुद की कथा जो लिखे वो ऑटोबायोग्राफी। मतलब ऑटो के किसके द्वारा, सेल्फ के द्वारा। तो आत्मकथा उस व्यक्ति के द्वारा खुद लिखी जाती, जबकि बायोग्राफी यानी कि जीवनी, तो किसी के जीवन के बारे में। बहुत सिंपल सा मैं बताऊं, आप जब सेलेक्ट हो जाएं और आपके जीवन में आपको किताब लिखने की इच्छा हो और आप बोलें कि हाँ सर मिले थे हमें जितेंद्र सर और हमारे बारे में जब आप लिखें, तो ये क्या होगी, ये बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जितेंद्र। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोबायोग्राफी। तो इसी तरीके से बाबर ने क्या किया, अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसको क्या नाम दिया इन्होंने, तुजुक ए बाबरी। क्या नाम दिया था, तुजुक ए बाबरी। तो बाबर की जो आत्मकथा है ये क्या है, तुजुक ए बाबरी। अच्छा नाम है, तुजुक ए, बाबर के ऊपर है तो तुजुक ए बाबरी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक तो क्या था कि इसकी लैंग्वेज या भाषा कौन,
ठीक है, तो ऐसे याद रखो, तुजुक तुर्की, ठीक है, तो तुर्की में टर्किश लैंग्वेज में थी, कौन सी लैंग्वेज थी इसकी? टर्किश। अच्छा, आप लोगों ने टर्किश आइसक्रीम खाई है किसी ने? खाई है? नहीं खाई? अरे यार, देखा है, ठीक है। कहाँ देखा? अच्छा, वीडियो में नहीं, मतलब हमें लगा ओरिजिनल। मूवी और टीवी में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। खाई है किसी ने? नहीं। अच्छा, आशिमा मॉल में मिलती है टर्किश आइसक्रीम, और लोग टर्किश टर्किश के चक्कर में खूब लेते हैं, बच्चे को तो वो खूब बनाता है। ठीक है, चलो गोली मारो उसको। तो टर्किश या तुर्की भाषा में थी, तो कैसे याद रखोगे? ता से तुर्की, ता से तुजुक। तो तुर्की भाषा में थी, तुजुक बाबरी, जो कि किसने लिखी है? बाबर ने। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बाबर की आत्मकथा या बाबर की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तुजुक बाबरी। बाद में क्या किया गया बेटा? इसका ट्रांसलेशन कर दिया गया। तो देखो, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए। तो अकबर ने क्या किया? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले तो राजकीय भाषा क्या होती है ये बताओ, मुद्दा तो यहां से सुना है आप लोगों ने? राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? वेरी गुड, बस यही सबसे अच्छा आंसर है। राजकीय कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी के पेपर में लिखना है, तो हिंदी में ही याद होना चाहिए। इंग्लिश में बोल भी देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। क्या? राजकीय कामकाज या राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है, तो लैंग्वेज यूज इन ऑफिशियल वर्क ऑफ स्टेट। तो राज्य के जो काम है या राजकीय कार्यकलापों में, राजकीय कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा है। जैसे हम कहें मध्य प्रदेश की राजभाषा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राजकीय कामकाज किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं? हिंदी में किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मुगल की जो राजकीय भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी मुगलों की? बताओ जल्दी से। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्सियन। पर्सियन यानी फारसी। ठीक है, तो क्या किया इनने? तुजुक बारबरी तो तुर्की में थी, अब राजकीय भाषा में कन्वर्ट करा दिया। तो तुजुक बाबरी का किसमें ट्रांसलेशन करा दिया? पर्सियन में। और ये क्या कहलाने लगी? बाबर नामा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है कि बाबरनामा किस भाषा में थी। तो बाबरनामा किस में हो गई? अब पी लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम हो जाएगी, तो पर्सियन में। तो बाबरनामा किस में हो गई? फारसी में। तो तुजुक बाबरी किस में? तुर्की में। तुर्की से किस में कर दी? ठीक है, तो क्या किया गया इसका? पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तुजुक बाबरी। तो तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? बाबरनामा कहलाता है। और ये किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। याद रखिएगा अच्छे से, किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा। अब इतना मैं इस पे क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा समझिए। ये मेंस में आपसे पूछा गया है। अच्छा, दोनों तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। 3 मार्कर था पहले, अब तो 2 मार्कर के हिसाब से आएगा। तो तुजुक बाबरी भी पूछा गया और बाबरनामा। अच्छा, दोनों चीजें एक ही है लेकिन लिखने की स्टाइल बदल जाएगी। जब आपसे कोई पूछे तुजुक बाबरी, तो आप कैसे लिखेंगे? तुजुक बाबरी क्या है? बाबर की आत्मकथा है, यह तुर्की भाषा में है। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। और किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ये किसमें लिखेंगे आप? तुजुक बाबरी में। अब उत्तर आ गया, समझ रहे? फिर से बोल रहा हूं, तुजुक बाबरी क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, लैंग्वेज टर्किश। ठीक है, और पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तुजुक बाबरी क्या कहलाएगा? बाबरनामा। और ट्रांसलेशन किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जब आपसे बाबरनामा पूछा जाए,
और पूछा गया है, पूछा जाए नहीं, तो अब बस पैटर्न चेंज करना है। अब बाबरनामा है क्या पहले, ठीक है, तो आपको बस यहां से शुरू करना है, कहां से, पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। ठीक, अब ट्रांसलेटर कौन है, तो वो तो वही है, अब्दुल रहीम खाने खाना। और फिर क्या बता देंगे, यह बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी थी। तो निश्चित रूप से क्या किया गया, क्योंकि तुजुक-ए बाबरी का ही पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया, तो ओरिजिनली ये टर्किश लैंग्वेज में थी और बाबरनामा किस में है, पर्शियन यानी कि फारसी में। तो बस आपको लाइन चेंज करनी है। अच्छा, जो यहाँ लिखा आप लिखवा भी सकते हैं, नंबर आपको तब भी मिल जाएंगे, बट ये हो सकता है कि दो में से आपको 1.5 मिले और इस एक में दो में से दो मिले, इतना अंतर है कंटेंट सेम होने के बाद भी। क्योंकि क्या होता है, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लाई करनी है। तो लिख पाएंगे आप तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अकबर, अकबर बाबर, लैंग्वेज टर्किश, और पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तुजुक-ए बाबरी बाबर नामा। और कौन थे ट्रांसलेटर, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, जब आपसे बाबरनामा आए तो आपको उठाना कहां से है, तो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी का फारसी अनुवाद, फिर से ट्रांसलेटर अब्दुल रहीम खाने खाना। यह मूल रूप से तुर्की भाषा में थी जो कि तुजुक-ए बाबरी थी। बस इतना सा आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये बहुत ही सरल सा है, आप बोलो तो लिखवा देंगे, आगे सब है आपके नोट्स में। किसी को ऐसा लग तो नहीं रहा कि लिखने की, क्योंकि क्या क्या लिखोगे, आपके नोट्स में सब दिया है, बट आपको स्किल सीखनी है तो वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो पहली किताब क्लियर हुई। फिर इसके बाद हुमायूं के नाम पर क्या आया, हुमायूं नामा, बहुत बढ़िया है, इनकी किताब तो और भी अच्छी है। क्या नामा, हुमायूं नामा। तो हुमायूं की किताब कौन सी, हुमायूं नामा, बहुत बढ़िया है। हुमायूं नामा बेटा ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, क्या, बायोग्राफी थी, और बायोग्राफी थी तो दूसरे ने लिखी होगी। तो हुमायूं नामा जो लिखी है वो किसने लिखी है, गुल वदन बेगम। तो इसको लिखने वाले कौन थे, हुमायूं नामा को, हुमायूं नामा के राइटर कौन है, तो गुलबदन बेगम है। ठीक है, तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई, गुलबदन बेगम के द्वारा। ये क्या थी, ठीक है, तो स्टेप सिस्टर थी ये, मतलब क्या, सौतेली बहन, किसकी सौतेली बहन, हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, जिनके द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है, गुलबदन बेगम की, और किस पर लिखी गई है, तो हुमायूं की जीवनी या बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। क्लियर है ये दो। इसके बाद हम आए अकबर भाई साहब के पास। तो अकबर साहब क्या करेंगे, ठीक है, अब तो जगह ही खत्म हो गई हमारे पास यही लिख देते हैं, अकबर के नाम पर क्या है, अकबर नामा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इनके इनके नाम पर है, तो अकबर के नाम पर अकबर नामा, हुमायूं के नाम पर हुमायूं नामा, बाबर के नाम पे बाबर नामा, ओरिजिनली तो जो के बाबरी। तो ये जो अकबर नामा था ये भी बायोग्राफी थी, और ये मेनली किसके द्वारा की गई, तो अबुल फजल, तो अबुल फजल जो थे इनके द्वारा ये लिखी गई थी अकबरनामा। ये बहुत बार आई है अकबरनामा, इस पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इन पे बहुत अच्छा, ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, अकबरनामा। तो देखो अकबरनामा नाम से भी दो किताबें हैं, एक अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने, ठीक है, एक अकबरनामा इन्हीं के भाई थे फैजी, तो फैजी ने भी लिखी। तो एक अकबरनामा किसकी, अबुल फजल की है, और एक अकबरनामा है बेटा फैजी की। ठीक है, याद रखेंगे, बताइए जल्दी से किस किस की है, अबुल फजल और फैजी। लेकिन एक ही किताब के दो राइटर नहीं है,
अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी हैं, नाम एक जैसे हैं। ठीक है, तो कभी अकबरनामा अगर आपको अबुल फजल ऑप्शन ना मिले तो थोड़ा ध्यान रखना कि फैजी। ठीक है, तो अकबरनामा फैजी की है। अकबरनामा एक्चुअली कितने भागों में, कितने भागों में? तो अकबरनामा 3 भागों में। ठीक है, 3 पार्ट्स में है अकबरनामा। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो कहलाता है आईने अकबरी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या बात की हमने, जो अकबरनामा है, अकबरनामा कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में। और इसका जो थर्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट, ये क्या कहलाता है? आईने अकबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसकी बुक है। अब एक बात बताओ मुझे कि ओवरऑल जो अकबरनामा था वो 3 भागों में है, और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहला रहा है। तो आईने अकबरी के राइटर कौन होंगे? निश्चित रूप से कौन होंगे? अबुल फजल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां आपको फैजी नहीं बताना है। तो क्या अंतर हुआ फैजी की अकबरनामा और अबुल फजल की अकबरनामा में? कि फैजी की अकबरनामा आईने अकबरी नहीं है। ये अबुल फजल जो थे, अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 पार्ट में लिखा है। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट आईने अकबरी कहलाता है, और ये फर्दर सब डिवाइड है 5 पार्ट में। कौन सी? आईने अकबरी। और आईने अकबरी से मुगल शासन और अकबर की बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि आईने अकबरी के राइटर कौन है, तो आईने अकबरी के राइटर हैं अबुल फजल। इनकी मनसबदारी व्यवस्था, इनके समय और बहुत सारी चीजें जो चल रही थी, उसके जानकारी हमें किससे मिलती है? आईने अकबरी से मिलती है। तो हमने 3 किताबें देखी अभी। एक देखी तुजो के बाबरी, किसकी थी? बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। इसी का फारसी अनुवाद या पर्शियन ट्रांसलेशन क्या है? बाबर नामा। ठीक, फिर इसके बाद हमने हुमायूं की बुक हुमायूं नामा, लेकिन ये किसने लिखी? गुल बदन बेगम ने। फिर इसके बाद अकबर के ऊपर अकबरनामा। अकबर नाम से 2 किताबें लिखी गई हैं, एक अकबरनामा अबुल फजल और एक अकबरनामा, बोलो जल्दी से, फैजी की। ठीक है, अब अबुल फजल की जो अकबरनामा थी वो कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट में है। और इसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? तो थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा क्या कहलाता है? आईने अकबरी कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ नहीं है। जहांगीर के ऊपर जो बुक है, तुजुक ए जहांगीरी, क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। अच्छा, ये इन्होंने ही लिखी है तुजुक ए जहांगीरी, तो तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद शाहजहां के ऊपर शाहजहां नामा, किसी काम की नहीं, एग्जाम में नहीं पूछी गई है, अपन इसको ज्यादा कुरे देंगे नहीं। और औरंगजेब के ऊपर याद रखिए, औरंगजेब का एक और नाम था आलमगीर, सुना होगा आप लोगों ने। क्या नाम था इसका? आलमगीर। तो इसके नाम पर ही आलमगीर नामा, तो किताब का नाम क्या हो गया? आलमगीर नामा। तो याद रखिए, औरंगजेब, उसका एक नाम आलमगीर और एक नाम जिंदा पीर। औरंगजेब खतरनाक था बहुत। औरंगजेब, आलमगीर, जिंदा पीर। तो आलमगीर में नामा लगा दो तो किताब का नाम क्या हो गया? आलमगीर नामा। शाहजहां में नामा लगाओ, किताब का नाम शाहजहां नामा। जहांगीर में जहांगीर नामा कह तो सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या? तो तुजुक ए जहांगीरी। अकबर में नामा लगाया, अकबर नामा। उससे पहले हुमायूं में नामा लगाया, हुमायूं नामा। और बाबर में नामा लगाया तो बाबर नामा। लेकिन रियली क्या थी ये? तो रियल में क्या थी? तुजो के बाबरी। तुजो के बाबरी यानी बाबर ने खुद लिखी। जबकि बाबर नामा क्या है? पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। क्लियर है? समझ में आ रही है? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम। अकबरनामा
अबुल फजल, ठीक है, और फैजी। और इसकी अबुल फजल का जो थर्ड पार्ट था अकबरनामा का, वही क्या कहलाता है? आपको पता है बेटा कि ये जो अबुल फजल और फैजी हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं। एक थे शेख मुबारक, थे शेख मुबारक। शेख मुबारक के दो बेटे थे, एक फैजी और एक अबुल फजल, ठीक है। शेख मुबारक जो हैं ये भी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और अकबर ने इनसे क्या करवाया? मजहरनामा। क्या लिखवाया? मजहरनामा। तो ये पूछा जाता है कि राइटर ऑफ मजहरनामा शेख मुबारक। हालांकि इसमें अबुल फजल का भी सहयोग था। अगर दोनों आए तो दोनों लगाना है, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन हो तो क्या बताना है आपका कि मजहरनामा के लेखक कौन है? शेख मुबारक। राइटर कौन हो गए? शेख मुबारक। अब शेख मुबारक के जो दो बेटे थे, एक फैजी एक अबुल फजल, और ये जो फैजी और अबुल फजल हैं ये दोनों क्या हैं? ठीक है, तो ये जो 9 ज्वेल्स थे, अकबर के जो 9 ज्वेल्स या नवरत्न थे, तो उसमें ये शामिल थे। कौन? अच्छा, ये वैसी स्थिति है कि इंडियन टीम में दो भाई क्रिकेटर हों, बता सकते हैं आप नाम? वेरी गुड। यूसुफ पठान और इरफान पठान, ये दो भाई एक साथ इंडियन क्रिकेट टीम में खेले। और कोई? हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, वेरी गुड। कुणाल पांड्या कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, है ना। हार्दिक पांड्या के सितारे अभी एकदम बुलंद है, ठीक है। जब से उसने अपनी गर्लफ्रेंड, उसके सितारे सच्ची है, मतलब आप समझो या नहीं समझो, रियलिटी है ये। मतलब आपको नहीं लगता है ऐसा? क्योंकि उस गर्लफ्रेंड के साथ जब तक था, जब तक इसका परफॉर्मेंस गड़बड़ था, ठीक है। अरे भाग्य लेके आई है लड़की, ऐसे मानो दूसरी वाली जो भी आई, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही अकबर के 9 ज्वेल्स में कौन कौन शामिल है? दो भाई, फैजी और अबुल फजल। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिए थे, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और यूसुफ पठान, और कौन? इरफान पठान के। क्योंकि एमपी, लिंक देखो, लिंक भेजना ही होगी। क्योंकि एमपीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि गेम्स से वो क्वेश्चन पूछता रहा है, और कई बार पुरानी चीज़ों को लेके पूछ लेता है, हम मजाक में लेते हैं और वो सीरियसली ले लेता है। मतलब हमने ऐसे ही बोला है और वो सीरियसली ले लिया, बोले बताओ दूसरा भाई कौन था। तो आपको याद नहीं आती हैं चीज़ें एकदम से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कभी कि अकबर के 9 ज्वेल्स में दो भाई कौन से थे, क्योंकि इनके नाम नहीं मिलते एज सच, फैजी और अबुल फजल, ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो यूसुफ पठान, इरफान पठान फिर भी मिल रहा है, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या मिल रहा है। अच्छा, पांड्या हटा देंगे तो सब काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि फैजी और अबुल फजल जो थे ये दोनों भाई थे, और दोनों ने ही अकबरनामा लिखी है। दोनों 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर में थे, अकबर के नवरत्नों में थे, ठीक है। और फैजी साहब, ठीक है, अकबर के अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो बनाया था उसके प्रमुख थे, तो हेड ऑफ द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीएससी ने पूछा था कि अकबर के अनुवाद विभाग के प्रमुख किसे बनाया था, तो अकबर ने अनुवाद विभाग या ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड किसे बनाया था? फैजी को बनाया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? समझ में आ रही है बात? कोई समस्या? तो ये अकबरनामा हो गई। फिर जहांगीरनामा, तो जो कि जहांगीरी, शाहजहांनामा कभी नहीं पूछी गई, आलमगीरनामा नहीं पूछी गई, तो इन पे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। शुरू के तीन जो किताबें हैं, तीन जो मुगल शासक थे उनकी किताबें इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछी गई। और स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, बाबरनामा और तुजुक बाबरी, सॉरी, अकबरनामा और तुजुक बाबरी, ये दोनों आपके मेंस में भी पूछी गई हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा को हम आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि पहले भाग में क्या है, इसके दूसरे भाग में क्या है, इसके तीसरे भाग में क्या है। तो तीसरा भाग आईने अकबरी है। फिर इसके 5 जो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट में क्या है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में,
इन सबको हम आपको एक एक करके आगे जब लिटरेचर पढ़ाएंगे मुगल डायनेस्टी का तब इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। ठीक, लेटर मुगल में कुछ नहीं करना है अभी आपको, जब आगे शासक बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। बस इतना याद रखो कि उत्तर मुगल का 1707 से 1857 तक है लेटर मुगल, और बहादुर शाह फर्स्ट से बहादुर शाह सेकंड जफर तक ये आपका रहता है, और इसके बाद पूरे तरीके से डिक्लाइन हो जाएगा मुगल एम्पायर। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, अब हम आते हैं अकबर पर। देखिए, अकबर को समझने की कोशिश करिए सबसे पहले आप। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन तो पूछने का बनता है, आप लोगों ने बाबर और हुमायूं पढ़ा था तो थोड़ा बता दीजिए। आखिरी में रिवाइज कराएंगे तो अभी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए जल्दी से, बाबर बाबर जो था, बाबर का भारत में पहला अभियान, फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ बाबर, ठीक है, तो बाजौर और भैरा। ठीक है, तो 1519 में बाबर ने पहला हमला कहाँ किया? बाजौर और भैरा में। तो बाबर का पहला अभियान बाजौर और भैरा का था। ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद बाबर ने 4 लगातार युद्ध किए थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। कौन कौन से युद्ध किए बाबर ने? तो बाबर ने जो 4 लगातार युद्ध किए थे, कौन कौन से युद्ध किए थे? देखो, हमने आपको क्रम बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, फिर ये सब बता दिया। तो बाबर के जो 4 युद्ध थे, लगातार 4 युद्ध, कौन कौन से थे? तो 1526 पानीपत, ठीक है, और इसके बाद फिर बैटल ऑफ खानवा 1527, फिर 1528 चंदेरी, और 1529 घाघरा, और 1530 में बाबर की डेथ, और कहाँ दफनाया? आरामबाग आगरा, और बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया? काबुल अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। तो बाबर का भारत में पहला एक्सपीडिशन या अभियान बाजौर या भैरा का था। ठीक है, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत। तो कैसे याद रखोगे? बाबर दूर से आया था अफगानिस्तान, तो सबसे पहले उसने पानी पिया, तो पानीपत, फिर खाना खाया। अरे जैसे मान लो कोई गेस्ट आपके घर आता है, तो अच्छा अच्छा आइए बैठिए, पानी लीजिए, गर्मी में आया, फिर पानी पी के फिर क्या है, थोड़ा पानी वानी पिला के, हवा हवा खिला के क्या बोलते हैं? अच्छा अब आप खाना ले लीजिए। तो फिर खाना खिलाया, खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं? थोड़ा आराम आराम कर लीजिए। तो चंदेरी का घाघरा उड़ के बाबर सो गया। तो कैसे याद रखना है? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। और शुरू कहाँ से करना है? तो 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, और 1529 घाघरा। तो ये लगातार 4 युद्ध हैं। तो देखिए, बैटल ऑफ पानीपत, इसमें इसने किसको? इब्राहिम लोधी को हराया बाबर ने। फिर इसके बाद बैटल ऑफ खानवा, इसमें इसने राणा सांगा को हराया। फिर इसके बाद चंदेरी, चंदेरी तो मध्य प्रदेश में है, अशोकनगर में, तो मेदिनी राय को हराया। और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा में महमूद लोधी को हराया। कल हम आपको ये सब बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये 4 युद्ध थे जो कंटिन्यू थे। तो 1526 पानीपत, 27 खानवा, 28 चंदेरी, और 29 घाघरा, और 30 में बाबर की डेथ और आराम बाग, और उसके बाद शिफ्ट कर दिया कहाँ? ठीक, तो ये बाबर की बातें थी जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, और फिर हमने आपको क्या बताया? ठीक है, तो बाबर की बाद कौन आया? इनका बेटा हुमायूं। तो हुमायूं कब से कब तक? 1530 में आ गया है हुमायूं, क्योंकि 1526 से 30 तक तो बाबर है। 1530 में हुमायूं आया, और हुमायूं ने पहली बार कहां पर घेरा डाला? तो चुनार पर घेरा डाला। हुमायूं ने कहां का? तो चुनार पर किया। तो फर्स्ट अटैक ऑन चुनार फोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना है कि चुनार फोर्ट पर इसने पहला आक्रमण किया था बाबर ने। अब बाबर, सॉरी 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 सॉरी, हुमायूं ने 1532 में हुमायूं ने कहा आक्रमण किया था? चुनार पर। ठीक है, अब इसके बाद
जो चीजें चलती हैं वो है देवरा या दोराहा। तो देवरा या दोराहा का युद्ध भी 1532 में। तो चुनार फोर्ट पर अटैक किया किसने? हुमायूं ने। इसके बाद 1532 में ही इसने किसका, दोराहा या देवरा का युद्ध किया। अच्छा, आप लोगों ने देवरा मूवी देखी है? किसी ने देखी है देवरा? थोड़ी बहुत। किसकी है? जूनियर एनटीआर के, ठीक। चलो बढ़िया। तो देवरा, देखो आपको जब भी नाम आए ना, अगर आपने कुछ भी सुन रखा है ना, उससे कनेक्ट करो, क्योंकि वो एक समय के बाद वो चीज आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट होगी। तो क्या किया इनने? पहले चुनार, चुनार के बाद देवरा, दोनों ही 1532 में। अब इनके इंपॉर्टेंट युद्ध शुरू होते हैं 1539 में। चौसा किसका? हुमायूं, और दूसरी तरफ है शेर खां। शेर खां यानी कि जो बाद में चल के शेरशाह सूरी कहलाएगा। इसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद। तो देखो, शेर, जो शेरशाह सूरी थे उन्हें टाइटल दिया गया शेरशाह सूरी का। उससे पहले इन्हें टाइटल दिया गया शेर खां का उपाधि। और उससे पहले जो वास्तविक नाम था इनका फरीद था। तो फरीद ने जब शेर मारा, शेर का शिकार किया, तो बहार खां लोहानी ने इन्हें क्या दे दिया? शेर खां का टाइटल दे दिया। और बाद में जब ये चौसा का युद्ध जीत गए हुमायूं से, तो इनने अपने आप को शेर, थोड़ा बड़ा सा नाम होना चाहिए ना, एकदम मुगलों को हटा के राजा बन रहे हैं, तो शेरशाह सूरी। 1539 बैटल ऑफ चौसा, चौसा के युद्ध में, ठीक है बेटा, 26 जून 1539 में क्या करते हैं? शेर खां डिफीटेड हुमायूं। शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक, अच्छे से ध्यान रखना है। और एज्यूम द टाइटल ऑफ शेरशाह। अब इन्होंने शेरशाह का टाइटल ले लिया। अगले साल ये फिर से लड़ेंगे 1540 में। तो 1540 में जब ये दोबारा लड़ेंगे, तो अब कौन सा युद्ध होगा? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो 1540 में कौन सा युद्ध? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और 1540 के कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में क्या होगा? अगेन शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। ये याद रखिएगा। चौसा 26 जून को था, जबकि कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को था। हालांकि देखो, इनसे नहीं पूछी गई है डेट, बट पूछ ले, तो इसलिए कुछ चीजों की डेट भी आप याद रखना। अब यहाँ कौन हार गए? कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं हारे। और अब किसकी शासन सत्ता एस्टेब्लिश हो गई? शेरशाह सूरी की। तो अभी जो हम मुगल वंश पढ़ रहे थे, 1526 से 30 तक बाबर, 1530 से 40 तक हुमायूं, अब बीच में घुस गया। बीच में कौन? शेरशाह सूरी। तो 1540 से लेके 1555 तक, कब से? 1540, 1540 से 1555 तक। अब कौन सा वंश काम करेगा भारत में? तो सूरवंश या सूरी वंश के शासक जो हैं वो यहाँ पर रूल करेंगे। और हुमायूं का क्या, अब तेरा क्या होगा? कालिया नहीं, अब तेरा क्या होगा? हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो भटकते रहेंगे। इसी दौरान इन्हें हमीदा बानो बेगम मिल जाती हैं। किसको? हुमायूं को। ये इनसे विवाह कर लेते हैं, हमीदा बानो बेगम से। और हमीदा बानो बेगम से ही इन्हें कौन सा बेटा मिलता है? कौन था हुमायूं का बेटा? अकबर। तो अकबर का जन्म हो जाता है। ठीक है। और ये पूरी घटना कहाँ होती है? तो राणा वीरसाल के महल में। ठीक है। तो राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। और अकबर का जन्म कब होता है? तो 1542 में। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। अब ये भटक रहे हैं। कौन भटक रहे हैं? हुमायूं। अब हुमायूं भटकते भटकते भटकते, मतलब कितने साल तक भटके आप सोचो। 1540 में सत्ता छूट गई, 1555, 15 साल ये भटकता रहा। लेकिन उसके अंदर जुझारूपन देखो आप, कि एक समय मुगल बादशाह हो, सब कुछ आपके हाथ में सत्ता हो, और फिर आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो पागलों की तरह। फिर उसने अपनी सेना इकट्ठा की, और 1555 में बेटा इसने फिर से युद्ध शुरू किए। तो 1555 में इसने युद्ध किया मच्छीवाड़ा का। ठीक है। तो पहले इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। अब सूरवंश के जो शासक थे इब्राहिम सूर, उनको हराया। और उसके बाद 1555 में ही 22 जून को इसने सरहिंद का युद्ध किया। और सरहिंद के युद्ध में इसने सिकंदर सूर को हराया।
समझिएगा थोड़ा सा बात को। ये हार गया है यहाँ कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में और भटक रहा है। अब क्या हुआ कि 1555 आएगा, जिसमें कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ मच्छीबाड़ा। तो मच्छीबाड़ा का युद्ध होगा, इसमें ये किसको हरा देगा, इब्राहिम सूर को। कौन हराएगा, हुमायूं। ठीक है, तो ऊपर फेरों का मतलब है हुमायूं जीत गया, एक युद्ध जीता इसने। फिर आया हिंद का युद्ध ऑफ सरहिंद, जून 22 1555। तो हुमायूं ने किसको हराया, सिकंदर सूर को। ठीक है, तो सिकंदर सूर हारे, हुमायूं जीता। अब जीतने के बाद यानी सीधी बात है, इसने फिर से मुगल एस्टेब्लिश कर ली, मुगल सत्ता 1555 में। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सूर डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी का टेन्योर कब से कब तक था, यही स्थिति होगी 1540 से लेके 1555 तक भारत में सूर वंश या सूरी वंश भी जिसे बोलते हैं, इनका शासन था। और 1555 में ये मच्छीबाड़ा के युद्ध में किसको हरा देगा, इब्राहिम सूर को हराएगा हुमायूं। और फिर 1555 में ही कौन सा युद्ध, सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराएगा। और इस तरीके से ये फिर से शासक बन जाएगा। अब देखो दुर्भाग्य देखो, अच्छा हुमायूं का अर्थ होता था फॉर्चूनर, भाग्यशाली। और कितना भाग्यशाली है कि 15 साल भटक रहा है मुगल बादशाह होते होते। अब देखो जीत गया ना 55 में, 55 में जीतने के बाद 1556 में बेटा ये क्या करता है, शेर मंडी जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से लुढ़क कर ये गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। इसने बेसिकली एक नगर बनाया था दीने पनाह। तो दीने पनाह नगर में एक लाइब्रेरी थी। अच्छा ये बहुत कम किताबों में है शेर मंडल, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि दीने पनाह नगर ही लिखा होता है ज़्यादातर किताबों में। तो दीने पनाह नगर में एक लाइब्रेरी थी शेर मंडल। तो शेर मंडल लाइब्रेरी की जो स्टेयर्स थी उससे ये गिर गया और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। सोचो 55 में जैसे तैसे करके जीता और 56 में जाके इसकी डेथ हो गई। मतलब इसके भाग्य में शासन करना नहीं लिखा था। हुमायूंनामा बुक किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। चलो बढ़िया, जल्दी से बता दो हुमायूं के कौन कौन से युद्ध हुए हैं। सबसे पहला युद्ध गलत, हुमायूं पूछ रहे हैं, गलत। चुनार पर घेरा डाला, चुनार फोर्ट, और उसके बाद देवरा का युद्ध 1532 में। इसके बाद 1539 चौसा, शेर खान ने हरा दिया। फिर 1540 कन्नौज, किसने हराया, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। इसके बाद ये भटकते रहे और 1555 में बैटल ऑफ मच्छीबाड़ा और हुमायूं डिफीटेड इब्राहिम सूर। फिर 1555 22 जून को क्या हुआ है, बैटल ऑफ सरहिंद। और सरहिंद में किसको हराया, देखो आप कनेक्ट करो, सरहिंद सिकंदर सूर, मच्छीबाड़ा में ठीक है इब्राहिम सूर। तो थोड़ा ध्यान देना कि कब सिकंदर सूर थे कब, पता चले आपको दोनों याद हैं लेकिन ये नहीं याद आ रहा कि इब्राहिम सूर किस में थे, सिकंदर सूर। सा से सा को कनेक्ट कर दो तो दूसरे में बचे इब्राहिम सूर। ठीक, और 1556 में क्या होता है, शेरमंडल लाइब्रेरी की स्टेयर्स से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है। तो इसी के बारे में क्या कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, ये जीवन भर लुढ़कता रहा और इसकी मृत्यु लुढ़कते ही हो गई। ठीक है, तो किसके बारे में, अब लुढ़क कौन रहा है, 1540 से 55 तक लुढ़क ही रहा है बेचारा, कौन, हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में ये कथन कहा जाता है। हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का। ठीक, तो हुमायूं की कहानी क्लियर, कोई समस्या। इससे पहले बाबर के बारे में क्या क्या बताया, 1526 से, हाँ बोलो आप तो बोलो, अरे बताइए ना। हाँ ऑटोबायोग्राफी तो जो के बाबरी, और एक और पर्शियन ट्रांसलेशन बाबर नामा किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना। दो, बाबर का मकबरा इनिशियली आगरा के आराम बाग में और बाद में काबुल अफगानिस्तान। और इसके अलावा बाबर का पहला एक्सपीडिशन या अभियान
1519 कहाँ? बाजौर बहरा। इसी दौरान इसने तोपों का और बारूद का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, फिर इसके बाद 1526 21 अप्रैल को बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। तो पानीपत फर्स्ट में किसको हराया? इब्राहिम लोधी को। मुगल वंश की स्थापना कर दी 1526 में। फिर 1527 खानवा का युद्ध, किसको हराया? राणा सांगा। और इसी युद्ध के बाद इसने गाजी का टाइटल लिया, गाजी, और जिहाद का नारा दिया। ठीक है, कलंदर का भी टाइटल बाबर ने लिया था। फिर इसके बाद 1528 चंदेरी का युद्ध, किसको हराया? मेदिनी राय को। आप यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पहली बार जौहर होगा। जब मेदिनी राय हार जाएंगे तो चंदेरी की जो राजपूत रानियां हैं ये अग्निकुंड में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जौहर कुंड कहाँ बना हुआ है? चंदेरी के किले में। तो जौहर कुंड जो है वो चंदेरी के किले में है, और इसमें एक गेट बना हुआ है इस कुंड में जाने के लिए, वो क्या कहलाता है? खूनी दरवाजा। भाई मरेगी लोग तो खून निकलेगा, तो खूनी दरवाजा, जौहर कुंड कहाँ है? ये चंदेरी फोर्ट में। और चंदेरी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में। चलो बढ़िया। फिर इसके बाद चंदेरी के बाद इसका लास्ट युद्ध घाघरा। घाघरा में बाबर ने किसको हराया? महमूद लोधी। तो 1529 बैटल ऑफ घाघरा एंड बाबर डिफीटेड महमूद लोधी। और इसके बाद 1530 डेथ और किस्सा खत्म। ठीक, फिर हुमायूं आए। हुमायूं कब से कब तक? 1530 से 40, और उसके बाद 40 से 55 तक भटके, और 55 से 56 तक चटके, ऐसा समझ लो बस। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? अब आएंगे अकबर। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके बाद कौन? इसके बाद आते हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, सूरवंश का संस्थापक है ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, एक चीज और, दो चीजें और ध्यान रख लीजिए, हालांकि कल मैंने बताई थी। एक शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, तो लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ शेरशाह सूरी कलिंजर। ठीक है, तो कलिंजर का इनका अभियान था 1545 में, और इसी दौरान इन्होंने उक्का, एक फायर आर्म्स था, अग्नेयास्त्र था, जो फेंका किले की दीवार से टकरा के वापस आ गया, वहां नहीं फटा और इनके पास आके फट गया, जिससे ये घायल हो गए। तो कुछ नहीं, तो ऐसे याद रख लेना, शेरशाह सूरी ने फेंका उक्का, जिससे हो गया इनमें टुक्का। अरे याद रख लो बस। ठीक है, और टुक्का हो गया व्यक्ति में तो कहाँ बचेगा। तो पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी की डेथ किस अभियान के दौरान हुई थी? तो कलिंजर एक्सपीडिशन या कलिंजर अभियान के दौरान हुई थी 1545 में। अब इन्हें पता था इनका बेटा कुछ नहीं करने वाला है, तो बोले अपन एक काम करते हैं, अपन खुद ही अपना मकबरा बनवा लेते हैं। तो इन्होंने अपना मकबरा बनवाया था सासाराम बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्लाह, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत में कोई भी एग्जाम अगर हुआ हो और जिसमें इतिहास आया हो, तो उसमें सासाराम बिहार जरूर पूछा गया कि शेरशाह सूरी का टॉम्ब या मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका टॉम्ब या मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली का पुराना किला इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा बेटा इन्होंने एक सड़क आजम, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, इसका निर्माण भी किसने कराया था? जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, याद रख लेंगे अच्छे से। और इसके अलावा आज जो पैसे हैं, रुपया है ना, तो रुपया चलाने का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। दो इंपॉर्टेंट करेंसी इनकी, एक रुपया और एक दाम। तो रुपया जो था वो सिल्वर कॉइन था, और दाम जो था वो कॉपर कॉइन था। तो दाम किसका? तांबे का सिक्का था, और रुपया चांदी का था। और एक रुपया में कितने दाम? तो 64 दाम। तो इनका एक्सचेंज रेट क्या था? तो 1 रुपया ऑफ सिल्वर इक्वल टू 64 दाम। तो 1 रुपया में 64 दाम जो है, मतलब आप जैसे अभी होता है ना 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसी तरीके से 1 रुपया जो चांदी का रुपया होता था उसमें कितने दाम आ जाते थे? तो ये 64 दाम के बराबर होता था। और ये दाम जो है ना, ये तांबे का या कॉपर कॉइन था, ये अकबर के समय तक प्रचलित रहा। और शेरशाह सूरी को इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रीकर्सर ऑफ अकबर, या अकबर का पूर्वगामी या अग्रगामी, क्योंकि अकबर के पहले थे ये शासन में।
तो इसीलिए इन्हें अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। तो अकबर के अग्रगामी कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब 1555 में जाके कौन वापस आए थे? हुमायूं। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है और इस तरीके से 1556 में जाके किसकी क्राउनिंग या राज्याभिषेक करा दिया जाएगा? अकबर का राज्याभिषेक या क्राउनिंग करा दी जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अकबर की जो क्राउनिंग थी, ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को। अब पुरानी कहानी थोड़ी सी याद करिए। 1540 में चौसा के कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध में हारे हुमायूं, और हारने के बाद भागे। तो इन्हें कहाँ शरण मिली? राणा वीरसाल के महल में। और राणा वीरसाल के महल में ही इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने किसको जन्म दिया? अकबर को जन्म दिया था। तो अकबर का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ? 1542 अमरकोट। ठीक है। अब यहां पर इसके बाद इनका जो राज्याभिषेक हुआ है बेटा, वो कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को तो इनका जन्म हुआ। 14 फरवरी 1556 को, ऐसे याद रख लो, वैलेंटाइन डे के दिन अकबर हो गए, तभी तो इन्हें जोधा मिलेंगी। तो 14 फेब 1556 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक जगह थी कलानौर। क्या जगह थी? कलानौर थी। देखो पिताजी सडन चले गए और अब होना है युद्ध। किसका? पानीपत का दूसरा। तो उसके जस्ट पहले की स्थिति है। तो क्या हुआ? कलानौर के एक पत्थर पर बिठाकर अकबर की क्राउनिंग या राज्याभिषेक करवा दिया गया। तो इसकी डेट कभी पूछ लें कि इनकी क्राउनिंग या राज्याभिषेक कब हुआ, तो 14 फेब 1556 को हुआ था। तो इनकी क्राउनिंग कब हुई? 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हो गया। किसका हो गया? अकबर का। अब अकबर के जो सेनापति या कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे बेटा? बैरम खां। ठीक है, तो अकबर के सेनापति कौन? बैरम खां। अब बैरम खां की क्या स्थिति थी? इनके गार्जियन या संरक्षक भी थे, इनके प्रधानमंत्री भी थे, ये इनके वकील भी थे, और खाने खाना का टाइटल इन्हें दिया गया था। किसको? बैरम खां को। खान ए खाना, किसका टाइटल दिया गया? खाने खाना का टाइटल किसने दिया? अकबर की तरफ से। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, अकबर का जो विवाह हुआ था, अब ये जो बेटा बैरम खां थे ना, जब पानीपत का सेकंड युद्ध होगा, सेकंड युद्ध कब हुआ बताइए? ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत सेकंड, कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो 5 नवंबर 1556 को। पक्का है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अब ऐसे समझो, जो बच्चा कब हुआ? अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। और यहाँ कितने साल के हैं अकबर? 14 साल के। 14 के भी नहीं हुए अभी, क्योंकि अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर। अक्टूबर में हुआ था, ये नवंबर में हो रहा है, हो गए 14 साल के। 14 साल का लड़का और पानीपत का युद्ध। अच्छा, आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी है किसी ने? एकदम शुरू ही युद्ध से होती है वो। मर जाए देख के युद्ध को, लड़ने की तो बात छोड़ो। तो इस युद्ध में एक्चुअल में कौन लड़ रहे थे? और बैरम खां के ही नेतृत्व में ये युद्ध जो है वो जीता गया था। तो इस युद्ध में एक तरफ कौन है? ठीक है, तो शासक तो अकबर ही है, और अकबर की तरफ से कौन? बैरम खां। और दूसरी तरफ कौन? हेमू। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन थे? हेमू। इन्हीं का पूरा नाम क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो
तो ये जो हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य थे बेटा, ये लड़ रहे थे। ठीक है, तो अकबर जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। ठीक, तो ये था बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बैरम खां था। अगर बैरम खां नहीं होते तो ये कभी भी इस युद्ध को जीत नहीं पाते। ठीक है, अब थोड़ा सा रिश्तेदारी समझिए। अकबर की शादी कराते हैं। देखिए अकबर ने बेटा, अकबर कहाँ गए? आमेर गए। आमेर सुना है आप लोगों ने? आमेर कहाँ है? आमेर जो है वो जयपुर के पास है। अगर आप जयपुर घूमने गए हो तो जयपुर के बिल्कुल पास में आमेर का किला है। ठीक है, भूल भुलैया, भूल भुलैया सुनिए। अरे भूल भुलैया मूवी नहीं सुनी? किसकी है? अक्षय कुमार। और एक कौन है उसमें? विद्या बालन। और एक, अच्छा, और वो मंजूलिका कौन है? विद्या बालन है ना। मंजूलिका कह के जो दौड़ती है, एकदम से डरा देती है सबको। तो ये आमेर का किला ही था बेटा, जिस आमेर के किले की क्या है, किले पे क्या होता है आगे की तरफ, जैसे आपके घर में क्या होती है, बालकनी। तो आमेर के फोर्ट की जो बालकनी है जिसमें ये मंजूलिका दौड़ के जाती है ना, मंजूलिका कहते हुए, ये वही आमेर का किला है। तो इस आमेर के शासक थे कौन? भारमल। कौन थे बेटा? भारमल। अब आमेर इत्तासा और अकबर के पास इतनी बड़ी सेना। अब अकबर खड़े हैं आमेर के किले के सामने। बोले बताओ भारमल, क्या चाहते हो? अब भारमल क्या चाहेंगे, तो क्या किया इनने? इनने संधि कर ली। किसके साथ? अच्छा, राजपूत शासक थे ये। तो इन्होंने संधि मजबूरी बस की कि अगर हम अकबर से लड़ते हैं तो एक तो हमारी सारी सेना मरेगी और जनता मरेगी और हम मरेंगे। तो इनने क्या किया, तो भारमल जो थे, ठीक है, तो भारमल ने क्या किया, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किससे करा दिया? अकबर से करा दिया। ठीक है, बना लिया दामाद। किस्सा खत्म, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो भारमल है, इन्हीं का एक नाम बेटा क्या है? बिहारी मल भी मिलता है। तो भारमल या बिहारी मल की बेटी। ठीक है, आप तो सीधा जोधाबाई याद रखो, क्योंकि हरकाबाई और जोधाबाई में आप कंफ्यूज ना हो। हालांकि आपको इतिहास की किताबों में हरकाबाई मिलेगा और नाटक और पिक्चरों में आपको जोधाबाई मिलेगा। अब बनाया गया है नाटक तो अपन मान लेते हैं कि हरकाबाई और जोधाबाई एक ही प्राणी है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो भारमल की बेटी थी, ठीक है, या बिहारी मल की बेटी जो थी, उनसे किसका विवाह हो गया? अकबर की शादी हो जाती है। और इन्हीं से किसका जन्म होगा? जहांगीर यानी कि सलीम यानी कि शेखू बाबा का जन्म होता है। तो अकबर का विवाह हो गया। अच्छा, आपने अगर मूवी देखी हो, देखी है आपने मूवी? किस किस को याद है, याददाश्त किसकी तेज है? अच्छा देखते हैं। अकबर की शादी हुई जोधाबाई से। अब जोधाबाई आ गई। जोधाबाई अपने कृष्ण जी को लेके आई थी। अगर आप लोगों ने मूवी अच्छे से देखी हो, एक छोटी सी जगह दे दी गई थी जिसमें उन्होंने कान्हा जी की मूर्ति रख दी थी। फिर अकबर को वो एक लेटर लिख के देती हैं, याद है आप लोगों को? जिसने देखी हो अब उसी को याद होगा, जिसने नहीं देखी उसको कहाँ से पता लेटर का। तो अकबर को जब इन्होंने लेटर दिया जोधाबाई ने, किसको? अकबर को। अकबर बड़े प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मतलब आपको पता है, इतना बड़ा मुगल बादशाह जिसने एक लंबे समय तक 1556 से 1605 तक, मतलब अकबर कब तक शासन कर रहे हैं? ये 1556 से 1605 तक इसने शासन किया, बहुत सारे काम किए, दुनिया भर के युद्ध लड़े। और ये व्यक्ति कैसा था? इलिटरेट था, सीधे शब्दों में कहें कि अनपढ़ था। ठीक, अब जोधाबाई क्या बोलेंगी, तुमने लव लेटर नहीं पढ़ना सीखा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है भैया, अच्छी बात है आप पढ़ नहीं सकते तो।
लेकिन अकबर के साथ उस समय सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने राजपूतों को हमेशा अपने फेवर में रखा। आपको पता है मुगल साम्राज्य अगर इतना बड़ा हुआ, मुगल अगर इतने समय तक चले, तो उसके पीछे एकमात्र वजह कौन सी थी? राजपूत थे। और अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी, अकबर की जो धार्मिक नीति थी, अब जैसे अकबर ने क्या ध्यान रखा कि भाई जोधाबाई को कृष्ण जी की पूजा करनी है, करो, मंदिर बनवा देते हैं आपके लिए अलग से। ठीक है। आपकी जो किचन है, अब चूंकि मुगल जो थे वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, तो बोले ठीक है आप नहीं खाएंगे, मूवी में भी ये दिखाया गया है, तो आपके लिए हम एक अलग किचन बना देते हैं, शुद्ध शाकाहारी किचन, जिसमें आप अपने हिसाब से अपने खान सामा रखो, अपने हिसाब से खाना बनवाओ। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे ये बिहारी मल थे, तो एक बेटी तो इनकी जोधाबाई, और इन्हीं बिहारी मल के एक बेटे कौन थे? तो इनके बेटे थे भगवान दास। ठीक है। तो इन्होंने भगवान दास का भी पूरा सपोर्ट लिया। और भगवान दास के जो बेटे थे बेटा, वो थे मान सिंह। किसके बेटे? देखो, भारमल या बिहारी मल, उनके बेटे भगवान दास, और एक बेटी जोधाबाई, और भगवान दास के बेटे मान सिंह। मान सिंह, अब सीधी बात, जोधाबाई की शादी किससे हुई? अकबर से। तो मान सिंह के कौन हो गए? ये तो फूफा जी हो गए भाई, पिताजी की बहन यानी बुआ जी, और बुआ जी के पति फूफा जी। अब फूफा को तो कोई नाराज करना नहीं चाहता, इतिहास गवाह है इस बात का तो। ठीक है। शादियों में सबसे बड़ी समस्या कौन होते हैं? फूफा जी। कल भी मैं घर पे बात कर रहा था, तो एक शादी थी, तो उसमें फूफा फिर नाराज हो गए, अब बारात जा ही नहीं पा रही है। मैंने कहा मनाओ फूफा जी को, नहीं तो बारात कैसे जाएगी? अच्छा, फूफा जी को एक ही बार मौका मिलता है रूठने का, वो कब? जब शादी हो और फूफा जी की चलती हो। तो इन्हें फूफा को कोई नाराज नहीं करना चाहते थे। तो मानसिंह को पता है इन्होंने क्या किया था? अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। और आपको पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से जो लड़ते हैं वो मानसिंह थे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये ग्वालियर के मानसिंह तोमर नहीं है, ये आमेर के मानसिंह हैं, और ये राजपूत शासक हैं, ना कि तोमर वंश के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मानसिंह अलग अलग मिलते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो क्या कहानी थी, थोड़ा सा कहानी याद करने की कोशिश करिए। अकबर ने आमेर के किले पर धावा बोला, या आमेर का एक्सपीडिशन या अभियान किया। उस दौरान भारमल बिहारी मल ने इनसे संधि कर ली और अपनी बेटी जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। और बाद में इनके बेटे भगवान दास भी मनसबदार बने, और उसके बाद भगवान दास के बेटे मान सिंह भी इनके नवरत्नों में शामिल हुए। ठीक है। तो ये सारी कहानी किसकी है? अकबर की। अब अकबर को क्या हुआ कि अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई या हरकाबाई, इनको कोई पुत्र नहीं या बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर ये कहाँ जाते हैं? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। वहाँ इन्हें शेख सलीम चिश्ती इनकी पत्नी को क्या देते हैं? एक सेब देते हैं। उसको खाने के बाद सलीम का जन्म होता है, इसीलिए इन्हें सलीम, शेखू बाबा, और बाद में ये जहांगीर के टाइटल से शासक बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए, अब क्या होता है बेटा, इस समय 1562 तक, कब तक की बात कर रहे हैं? 1562, 1562। तो 1562 तक का जो टाइम पीरियड है, कब तक का? 1562 का। तो 1562 तक का टाइम पीरियड जो है, इस समय अकबर की नहीं चलती थी ज्यादा, चलती थी किसकी? माहम। अब आपने नाटक में भी देखा होगा, पिक्चर में भी देखा होगा कि जोधाबाई के साथ क्या हुआ था, किसने बेइज्जती की थी जोधा की? महामंगा सुना होगा आपने नाटक और उसमें एक्चुअल में इसका नाम था माहम अनगा। क्या था? माहम अनगा। तो माहम अनगा का जो बेटा था वो कौन था? सॉरी, बताइए अब किसने देखा? अधम खां। ठीक है, तो आदम खां भी ऐसे बोलने में आता है, बेसिक नाम है अधम खां। तो ये जो महामनगा का बेटा था, चूंकि किसने, अब हुआ क्या था कि इनकी माँ की जल्दी डेथ हो जाती है अकबर की,
और इनका पालन पोषण केयर टेकर के रूप में, देखो सैन्य के रूप में देखें तो बैरम खान ने सेना पूरी संभाली, और पूरे महल को जो संभाल रही थी वो महामनगा या महामंगा संभाल रही थी। इनका बेटा अधम खां था। तो अगर मूवी देखी हो तो मूवी में क्या होता है, ये जोधाबाई से थोड़ी बदसुल्की में बात करते हैं। तो जैसे ही अकबर आ जाते हैं तो अकबर क्या बोलते हैं, आपने मल्लिका ये हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी की है। किसकी? ठीक है, तो इनकी पत्नी की शान में गुस्ताखी करने के बाद अकबर इन्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अकबर बोलते हैं सैनिकों को, इसको उठाओ, किले की दीवार से पटक दो। ठीक है, सिर के बल पटको, पटकने के बाद ये बच जाए तो फिर से उठाओ और फिर से पटको। तो पहले एक बार गिरा, सिर फोड़वा दिया, मरवा दिया, फिर उठाया, फिर से पटका, फिर उठाया, फिर से पटका, तब तक पटका जब तक वो नीचे से ऊपर नहीं चला गया। तो मूवी से याद रख लेना। तो इस समय जो महिला का शासन चल रहा था बेसिकली, तो यही शासन कहलाता है पेटीकोट शासन। महिलाएं पेटीकोट पहनती थी, तो ये पर्दा शासन पर्दा रूल या पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता। कब तक का? 1562 तक का। अब 1562 में अकबर जो है, अब वास्तव में अकबर, वो अकबर जो दिखते हैं हमें कि हाँ अकबर ने काम किए हैं, वो दिखाई देंगे। और 1562 में अकबर क्या करेंगे? सबसे पहले अकबर 1562 में दास प्रथा की समाप्ति कर देंगे। कौन सी प्रथा? तो एबोलिश ऑफ स्लेव सिस्टम। और कैसे याद रखोगे? टू, और हिंदी में देखो दास, दो ही अक्षर हैं दास में। तो 62 में इन्होंने क्या किया? 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। इसके बाद 63 में पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। फिर से मूवी पे जाओ, तो जब क्या हो रहा था? भगवान दास, ठीक है, तो भगवान दास जब कहाँ जा रहे थे? तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो भगवान दास नहीं, सॉरी, टोडरमल। भगवान दास तो अलग ही कहानी है, सॉरी सॉरी गलती हो गई। टोडरमल जो इनके मंत्री थे वो कहाँ जा रहे थे? टोडरमल साहब तीर्थ यात्रा पे, याद है? जब वहां पे एक आता है तो वो बोलते हैं कि इन्हें टैक्स जमा करना होगा। तो अकबर उनसे पूछते हैं टोडरमल से कि भाई आपको किस चीज का टैक्स देना है, आप तो मंत्री हैं। तो फिर पहले तो वो आनाकानी करते हैं, फिर वो धीरे से कह देते हैं कि हिंदुओं को जब अपने तीर्थ स्थान पे जाना होता है तो उन्हें टैक्स भरना होता है। क्या करना होता है? टैक्स भरना होता है। और उस टैक्स का क्या नाम बताया उन्होंने? तीर्थ यात्रा कर, पिलग्रिमेज टैक्स। तो अकबर ने तुरंत ही क्या किया? उस पिलग्रिमेज टैक्स या तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। देखो मूवी देखी है तो कहानी ये बहुत अच्छे समझ में आती है और याद भी रहती है। 1562 में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में जब टोडरमल की कहानी शुरू होती है तो इन्होंने दास क्या समाप्त किया? पिलग्रिमेज टैक्स या तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और आपको अगर जिसने मूवी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत लंबे समय की मूवी है, उसके बाद एक गाना आता है ना, शानो शान शहंशाह वाला, तो ये इसी तीर्थ यात्रा कर, क्योंकि जनता बहुत खुश थी। भाई सीधी बात है कि अगर कोई मुस्लिम जा रहा है तीर्थ यात्रा करने तो उससे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कोई हिंदू जा रहा है तो उससे टैक्स लिया जा रहा है। तो इस बात से कौन बहुत खुश थे? जनता जो है वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो इन्होंने 63, कैसे याद रखोगे? थ्री तीर्थ। तो 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। फिर इसके आगे एक और अगली साल 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब जजिया कर किससे लिया जा रहा था? नॉन मुस्लिम्स से, यानी कि मैक्सिमम कौन थे? हिंदू। तो हिंदुओं से जजिया कर लिया जा रहा था, तो जजिया कर को समाप्त किया। तो 1562 में ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा एग्जाम में। तो 1562 क्या किया इन्होंने? एबोलिस्ड स्लेव सिस्टम या स्लेवरी, दास प्रथा की समाप्ति की। 1563 पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। और 1564 में क्या किया? जजिया कर की समाप्ति की थी। तो ये आपको लगातार लगातार तीनों घटनाएं याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो बाबर से लेके अकबर तक की कहानी में आप पहले बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक, इतना बहुत है। ब्रेक ले लें पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप, ठीक, बस 1 मिनट लूंगा मैं, जल्दी से एक ओवरव्यू करूंगा अकबर का। जल्दी बताइए, अकबर का जन्म कब हुआ?
1542 में जन्म हुआ अकबर का, राणा वीर साल के महल में हुआ। इसके बाद अकबर के पिता की डेथ 1556 में हुई, शेरमंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे हुमायूं। और 1556 में अकबर का पहला युद्ध कौन सा होगा? बैटल ऑफ पानीपत सेकंड, 5 नवंबर 1556 को, जो बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा जाएगा। और उसके बाद 1562 में क्या करेंगे अकबर? दास प्रथा या स्लेवरी को समाप्त करेंगे। 1563 में तीर्थ यात्रा कर, और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देंगे। ठीक, ये सारी चीजें हैं। ब्रेक लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है पहले आप लोगों को? दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तो आप पहले पूछ लेना, फिर बात कर लेंगे। चलो, ध्यान रखिएगा बस अच्छे से।